आज आ रही है मेरी, एक बार बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, दो बातें सुनो पहले तो। एक तो जब तक तुमको मैसेज नहीं करते हैं तुम फीस सबमिट नहीं कराते हो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा, मेरे ये समझ नहीं आता है। अगर मैं तुम्हें अलग अलग से मैसेज करूंगा तो अच्छा लगेगा। अपने आप फीस सबमिट कराना 15 तारीख से पहले। 15 तारीख परसों ही है। 15 तारीख की लास्ट डेट दी है मुझे अकेडमी वालों ने। अपनी फीस सबमिट कराना और मेरे को मैसेज करना। और दूसरी बात, जो भी होमवर्क मैं देता हूँ उसको पूरा करके दिया करो। उसमें सोचना नहीं होता है, ठीक ठीक करके पूरा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं ज्यादा दिन तक। देखो, पहले इस टॉपिक का नाम पढ़ो ध्यान से। बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस मॉडल में बोर्ड्स ने जो भी बताया है एटम के बारे में वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। यानी एटम के अंदर की जो जानकारियां हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि बोर्ड्स ने जो चीजें बताई थी एटम के बारे में वो सभी एटम्स के लिए नहीं होती है। वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन एटम के लिए ही क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल एटम है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ना समझना थोड़ा आसान होता है। तो जो बोर्ड्स का मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब भी मैं किसी मॉडल को पढ़ाता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो मॉडल है ये क्या नाम है, सच है। मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि किसी साइंटिस्ट ने क्या बताया। अब ये बोर्ड्स ने क्या क्या बताया सुनना। बोर्ड्स ने कहा, पहली चीज, ये वाला अजम्पशन थियोरेटिकल है। एटम, इलेक्ट्रॉन, ये पूरा मॉडल भी याद करना होता है और इंडिविजुअल भी आता है इसका एक एक अजम्पशन। इलेक्ट्रॉन इन एटम revolves around nucleus in well-defined circular path known as orbit, energy level and एक और है, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट एंड स्टेशनरी स्टेट। अब पहली लाइन तो बड़ी आसान है भाई। देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं हम, दोबारा सुन लो, 5 बार 10 बार बुलवा लो। हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही है ये मॉडल। बोर्ड्स ने कहा इसमें अजम्पशन में कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होती है। ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। यानी इन ऑर्बिट्स का आपस में कनेक्शन नहीं होता है। एक ऑर्बिट यहां है तो एक यहां है, बीच में कोई ऑर्बिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा। एक ऑर्बिट यहां है तो एक यहां है, बीच में नहीं है, फिक्स है जगह। या तो ऑर्बिट यहां होगी फिर अगली ऑर्बिट डायरेक्ट यहां होगी। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मन है वो यहां घूमना चाहता है फिर वो थोड़ा पास आ गया, ऐसा नहीं होता है। फिक्स ऑर्बिट होती है। यहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। वैसे तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है मगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, उससे ऊपर भी, उससे ऊपर भी। इनकी जो संख्या है ऑर्बिट की वो इनफाइनाइट तक होती है। सुनना इस बात को ध्यान से, कितनी भी ऑर्बिट हो सकती है। हालांकि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी फर्स्ट में होता है, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट में ही घूमता रहेगा। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन तब घूमता है जब इलेक्ट्रॉन पे एक्स्ट्रा एनर्जी ना हो, तो वो फर्स्ट में रहता है। ये सबसे कम एनर्जी वाला लेवल है। अच्छा, इन
पाथ को वो पूछेंगे ऑर्बिट क्यों कहते हैं। तो आप बोलना ऑर्बिट उस चीज को कहते हैं जो एक पाथ होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर। जब कोई पाथ बिल्कुल सर्कुलर होता है, वेल डिफाइंड सर्कुलर, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। अब आप इस पे फोकस आज नहीं करेंगे, लेकिन कल आपको परेशानी होगी। छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज ऑर्बिट? कहना वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। वेल डिफाइंड का मतलब बिल्कुल पक्के तौर पर सर्कुलर जो चीज। अच्छा, इन सर्कल्स को ऑर्बिट कहते हैं और इन्हें स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं? ये समझने वाली बात है। सर इलेक्ट्रॉन कोई सी भी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। हाँ जी। सर फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं सर एटम्स की, तो सर वो कभी हम 8 लिखते हैं जैसे के शेल में, कभी एल शेल में 8 लिखते हैं, तो सर वो तो गड़बड़ हो जाता हो। गड़बड़ नहीं, वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ना मिली हो एक्स्ट्रा। जा वो कहीं भी सकते हैं। अब जैसे तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारे परिवार के बारे में पूछे कि तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है, तो घर में रहते हो। अब तुम कहोगे वो घर में ही रहते हैं हमेशा, बाहर नहीं, बाहर भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऊपर की ऑर्बिट में भी जाते हैं। लेकिन हम बताएंगे तो हम यही ना कि किस जगह पर वो मिल सकते हैं। सबसे नीचे लेवल की बात करते हैं हम कि यहाँ यहाँ हो सकते हैं। तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये होता है, स्टेशनरी वर्ड पता है क्या होता है? स्टेशनरी वर्ड का मतलब होता है जिस चीज में चेंज ना हो रहा हो। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब होता है कि स्टेशनरी स्टेट। अब जैसे मैं कहूं कि भाई हमारी क्लासेज स्टेशनरी है, मतलब चल नहीं रही। मैं कहूं कि भाई मेरे पास जो पैसा है वो स्टेशनरी है, मतलब बढ़ या घट नहीं रहा। मैं कहूं मेरा करियर स्टेशनरी हो गया है, मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा, ना आगे जा रहा है ना पीछे। कोई भी चीज जिसमें चेंज ना हो वो स्टेशनरी होती है। मगर ये सर्कल स्टेशनरी क्यों है? इलेक्ट्रॉन मतलब इस सर्कल को स्टेशनरी क्यों बोलूंगा मैं? इसलिए क्योंकि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है, इट्स एनर्जी रिमेन अनचेंज। ये देखो ऐसा है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी है एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन, मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 100 साल से यही घूम रहा है, ना ऊपर गया ना उसके ऊपर, यही घूम रहा है इसी ऑर्बिट में, तो हम कहेंगे 100 साल से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आता है तो ऑर्बिट चेंज हो जाती है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रहता है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जितने भी समय तक घूमता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड पे चला जाए, तो सेकंड पे इसकी कुछ एनर्जी होगी। लेकिन जब तक ये सेकंड पर रहेगा, जब तक इसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है, जब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं, यानी वो जगह है जहां पर जाकर एनर्जी क्या हो जाती है? स्टेशनरी। दोनों पे डेफिनेशन आती है। तो यानी कि जो ये सर्कल्स हैं, इन्हें मैं 3 चीजें बोल सकता हूं। इसे मैं बोल सकता, पहले सर्कल को बोलूंगा मैं फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। पूरा मॉडल समझ लेना है ढंग से, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो मैं इसे कुछ भी बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब बताइए, ये आई पहली चीज समझ में? जल्दी बताओ, पहला जंक्शन आया समझ में? तो ये तो इतना आसान है।
सेकंड में है थोड़ी चीजें। अब देखो सेकंड एजम्पशन क्या कहता है, एक मिनट। वैसे इसको आज खत्म करो तो समझो कि हमने, पहले मैं इसे 2-2 क्लासों में कराता था, अगर हमने इसको आज खत्म किया तो समझो कि हम एक क्लास बचाएंगे। अब सेकंड देखना, देखो मैं लिख के दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल करने के लिए, अबे यार मैं तो मार्कर इतने हो गए हैं ना, और चलता है एक ढंग से। न्यूमेरिकल के लिए जो ये बात मैं बताऊंगा, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो ये बात जो मैं बताऊंगा ये बहुत जरूरी है, सुनना ध्यान से, इसमें गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। अच्छा देखो, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, इसमें कितने लेवल हो सकते हैं एटम में? आंसर है इनफाइनाइट। कितनी भी ऑर्बिट हो सकती है, मतलब मान लो ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है। अब एक इलेक्ट्रॉन है यहां और मेरे पास हाइड्रोजन है, एक सिंगल एटम नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन गैस है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को हीट करता हूं तो मैं उसके एटम्स को हीट कर रहा हूं, है ना। हाइड्रोजन को गैस को हीट करने का मतलब मैं हाइड्रोजन गैस के एटम्स को हीट कर रहा हूं। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने का क्या तरीका होता है, इसको फ्लेम में रखना, या सिंपल हीट में होता क्या है, जैसे मेरे को हीट मिल रही है तो मेरे को इंफ्रारेड मिल रहा है ना। हीट क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अगर मैं इसको हीट देता हूं तो मैं इसको इंफ्रारेड दे रहा हूं, या मैं इसको आग में रखता हूं तो आग में भी क्या होता है, लाइट होती है, रेडिएशन। और या इसमें मैं सनलाइट डाल दूं, सनलाइट में तो होता ही रेडिएशन है। तो अगर मैं इसको हीट करूं, इसे फ्लेम में रखूं या इसको लाइट के सामने डालूं तो एटम्स को क्या मिलेगा, रेडिएशन। और रेडिएशन किससे बना है, फोटोन से। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हाइड्रोजन एटम को एक्सपोज किया जाता है फ्लेम के सामने, हीट के सामने, लाइट के सामने, तो एटम को क्या मिलने लगते हैं, फोटोन। तो अब ये एक फोटोन है, उन्हीं हीट दे रहा हूं ना मैं इसको, तो हीट से एक फोटोन निकला, हीट है, लाइट है, कुछ भी है। और ये फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। कैसे टकरा गया, अरे देखो फोटोन की तो बारिश तुम कर ही रहे हो, हीट कर रहे हो इसे, तो कोई फोटोन यहां से निकलेगा, कोई यहां से, लेकिन कोई फोटोन इससे भी तो टकरा सकता है। अब फोटोन होता क्या है, फोटोन होती है एनर्जी, एच न्यू। एच होता है प्लांक कांस्टेंट और न्यू होता है कि फोटोन किस फ्रीक्वेंसी का है। अब फोटोन किस फ्रीक्वेंसी का है, इसका मतलब जैसे फोटोन अगर येलो कलर का है तो ये येलो कलर की फ्रीक्वेंसी है, फोटोन यूवी रेज का है तो ये यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अगर इससे जाके फोटोन टकराया है तो ये जो एनर्जी है फोटोन की, ये इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली तो हमने ये पढ़ा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक लेवल पे रहता है, जब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर ये यहां नहीं रह पाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को कहीं ऊपर जाना पड़ेगा। एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा ऊपर जाएगा।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन को हीट, जब भी किसी हाइड्रोजन एटम को हीट किया जाता है तो हीट करने से एटम को फोटोन मिलते हैं और फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाता है कहीं भी। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन। इसे कहते हैं ट्रांजिशन हो रहा है। अब ये देखिए, हाइड्रोजन एटम ही क्यों? भाई मेरा जो शरीर है, अगर मैं अपने शरीर को भी रेडिएशन दूं तो मेरा शरीर भी फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा और वो फोटोन मेरे अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हायर लेवल पर जंप करा देंगे। ये सबके लिए है। इस तरीके से आप ये सीख रहे हैं कि कोई चीज कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, यानी एटम्स एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाते हैं। मगर क्या आपने ये नहीं सीखा है कि कोई भी चीज जिसको आप हीट करते हैं वो हीट वापस भी तो करते हैं? अगर मैं आयरन के ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं तो गर्म करने पर वो हीट अपने अंदर समा के थोड़ी रख लेता है, हीट लेता है तो हीट वापस भी उसमें से निकलती रहती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो हमेशा ऊपर नहीं बना रहता है, वो वापस कभी ना कभी नीचे आएगा, फाइनली यही आएगा, चाहे 2 स्टेप में आए, एंड में यहां आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो जो एनर्जी उसने ली होती है, यानी जो फोटोन उसने लिया होता है, उस फोटोन को वो वापस रिलीज कर देता है। यानी ये ठीक ऐसा हो गया है कि एक सब्सटेंस एनर्जी लेता है और फिर एनर्जी वापस भी करता रहता है। जैसे किसी को हीट दो और वो हीट वापस भी करता रहता है। समझना ये है, पहले यहां तक बताओ, ये आ रहा है समझ में? एब्जॉर्ब रिलीज, जल्दी जल्दी समझो। यस सर। जल्दी बोल के बता दिया करो। यस सर, आ रहा है। ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे। अब देखो, अब चलो ये पता लगाओ इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? जितनी फोटोन में थी, और क्या, जितनी फोटोन में थी। तो फोटोन में कितनी एनर्जी थी? एच न्यू। तो एच न्यू वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की। अच्छा, रिलीज कितनी की ये बताओ? नीचे आने पर रिलीज कितनी की? सर जितनी एब्जॉर्ब की थी, है ना? जो एब्जॉर्ब किया था वही रिलीज कर दिया, एच न्यू। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है वो भी एच न्यू है, जो एब्जॉर्ब की है वो भी एच न्यू है, फोटोन की एनर्जी भी एच न्यू है। और एक चीज ये बता दो, अच्छा मान लो ये इनिशियल लेवल है, शुरुआती लेवल, और ये फाइनल। तो फाइनल लेवल पर एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल पर कम। तो अगर मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करता हूं, मतलब कि फाइनल लेवल पर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, इनिशियल लेवल पर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, तो इन दोनों का अंतर तो मैं डेल्टा ई लिख रहा हूं, यानी चेंज इन एनर्जी। तो तुम ये बताओ कि एनर्जी में कितने का अंतर है फाइनल और, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है और अगर वो नीचे है तो यहां कितनी एनर्जी है और यहां, इन दोनों में कितने का अंतर होगा? सर 0। हट, 0 कैसे? सर एच। भाई ऐसे देखो, चलो इन लाइनों को छोड़ो, इन्हें हटाओ लाइनों को। अच्छा ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर हो और नीचे हो तो उसकी एनर्जी में कितने का अंतर होगा? मैं ये कह रहा हूं कि उतने का ही अंतर होगा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी। जब वो नीचे था तो उसके पास ये एनर्जी नहीं थी, और जब ये एनर्जी मिली तो ये एनर्जी लेकर वो ऊपर चला गया। तो ऊपर उसके पास एच न्यू एनर्जी है और नीचे एच न्यू नहीं है। तो कितने का अंतर बैठेगा? जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है, यानी एच न्यू का। ये बात समझनी है जी, वरना बेकार है, फिर नहीं आएंगे न्यूमेरिकल समझ में अगर ये नहीं समझा तो। अब बताओ। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। तो एच न्यू क्या क्या है, इसे रटो। देखो अब सोचना, तुम फिगर देखना, मैं लिखूंगा। एच न्यू क्या है?
एनर्जी फोटोन की, यानी अगर वो मुझे फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए दे तो मेरे को एच न्यू निकालना है। एच न्यू क्या है? एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की। जब मुझसे पूछेगा कि एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, तो भी मुझे क्या निकालना है? एच न्यू। एच न्यू क्या है? एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन। जब पूछेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज की, तो मुझे बोलना है एच न्यू। पूछेगा कि डेल्टा ई कितना है, डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट। दोनों स्टेटों में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? डेल्टा ई है। और डेल्टा ई किसके बराबर है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ई फाइनल माइनस ई इनिशियल किसके बराबर है? एच न्यू। तो आपको एच न्यू नहीं निकालना है। आप ये देखिए कि एनर्जी फोटोन की एच न्यू है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन एच न्यू है, एनर्जी जो रिलीज की है एच न्यू है। दोनों ऊपर नीचे जो एनर्जी में अंतर है वो एच न्यू है। और एच न्यू किसके बराबर है? डेल्टा ई के। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सभी केसेज में अगर मैं डेल्टा ई निकाल लूं तो एच न्यू निकल जाएगा? हम एच न्यू नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं डेल्टा ई। और अगर मैं डेल्टा ई निकालना जानता हूं, यानी मेरे को फाइनल लेवल पर जो एनर्जी है वो पता हो, इनिशियल लेवल पर जो एनर्जी है वो पता हो, और दोनों को माइनस कर दूं, तो डेल्टा ई निकलेगा। और डेल्टा ई एच न्यू ही है। और अगर एच न्यू निकलेगा तो इनमें से कुछ भी निकल जाएगा। बताओ, बोल के लिख के बोल के बताओ जल्दी जल्दी। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो सर जब भी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब भी आपसे ये कहेगा वो किसी न्यूमेरिकल में कि एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, सुनना, जब भी आपसे कहेगा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो वो कुछ भी पूछ लेगा इन चारों चीजों में से। अगर टकराया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, एनर्जी रिलीज कितनी करेगा अगर नीचे आया तो, एनर्जी फोटोन की कितनी है, या डिफरेंस इन एनर्जी। अगर इनमें से कुछ भी पूछता है तो आप क्या निकालेंगे ये बताओ? एच एच म्यू। H न्यू। डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा डेल्टा ई निकालना है। बिल्कुल जी, न्यूमेरिकल ऐसे ही खिसक जाएंगे, तुम्हें लगेगा अरे तो बड़ा आसान था सर, कैसे होगा नहीं इसमें क्या क्या है, लेकिन तभी आसान लगेंगे जब आप ये दो चार अजम्पशंस को पकड़े। देखो ये स्टैंड लाया था मैं चांदनी चौक से, बहुत बढ़िया है, ये बोर्ड को बिल्कुल सीधा कर देता है। ये थोड़ा सा भी जो टेढ़ा है ना, ये भी सीधा कर देता है। ये देखो, इसमें सब कुछ सीधा हो जाता है। क्या कह रहे हो सर? सीधे सीधे के चक्कर में टेढ़ा कर मारा तुमने, किसी भी एंगल पे घूम जाता है। अभी थोड़ा सा टेढ़ा है ना, रुको तो मुझे 1 मिनट का समय दे देते, इसकी ऐसी तैसी। अब हो गया बिल्कुल सीधा। हाँ बिल्कुल सीधी है, थोड़ी सी है लेकिन कोई नहीं, चलेगा। तो ये डेल्टा ई निकालना है, भूल मत जाना यार प्लीज, है क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। एच न्यू निकालने के लिए आप डेल्टा ई निकालेंगे। अब तुम इस फिगर को बनाओगे और 5 टाइम्स ये सभी बातें जो बोर्ड पर लिखी हैं उन्हें 5 बार लिखोगे। यानी एक बार बनाओगे ये पूरा फिगर, फिर 2 बार, फिर 3 बार ये सब कुछ लिखोगे, फिर चौथी बार,
फिर 5वीं बार और मेरे को सेंड करोगे, और ग्रुप में सेंड किया करो, काउंटिंग नहीं हो पाती है। ग्रुप में सेंड करने में क्या दिक्कत है? और भाई फीस सबमिट करा दो, अगली परसों से पहले कराना फीस सबमिट। और ये मत किया करो कि मांगनी ना पड़े 10 दिन 5 दिन अपनी डेट के हिसाब से। ये थोड़ी कह रहे हैं कि डेट पे ही दे दो, ये कब बोला मैंने कि डेट पे दे दो? मैं कह रहा हूँ 10-5 दिन आगे हो पीछे हो सबमिट करा, तुम तो महीना ही कर देते हो पूरा। स्क्रीनशॉट लो। तुम्हें क्या लगता है कहाँ से पैसा आता है हमारे पास? बच्चों से ही तो आएगा, और कहाँ से आएगा? कि वो बाहर थोड़ी हमारा कोई काम चल रहा है। अब देखो थर्ड अजम्पशन देखना, ये सेकंड था, ये सेकंड अजम्पशन था क्या? खैर देखो, जो मैंने चीजें लिखी है ये तो नहीं लिखी थी सेकंड अजम्पशन में, मगर समझना यही था। सेकंड अजम्पशन में ये लिखा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ये है वो अजम्पशन। अब देखो सेकंड थर्ड दोनों मैंने समझा दिए आपको। हाँ ऐसा ही होगा कुछ, 1 मिनट। फोर्थ समझाना है मुझे। हाँ फोर्थ, नहीं, हाँ फोर्थ समझाना है। देखो फोर्थ भी आसान है। देखो जो फोर्थ अजम्पशन है वो कुछ ऐसे है, देखने में कठिन है लेकिन वैसे आसान है। फोर्थ अजम्पशन कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट होती है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। जो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट होती है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है वो मास लिखिए। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वेलोसिटी भी होगी, मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा तुम बताना मास इंटू वेलोसिटी होता क्या है? जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम। हाँ मोमेंटम होता है। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। और अगर मोमेंटम में रेडियस की भी मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियस ऑर्बिट की रेडियस, तो क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम। बस जी, ये लड़का है होशियार, ये है एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, सुनना लिख रहा हूं, इन फर्स्ट ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है यानी mvr, वो mvr h अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। अब कहोगे h अपॉन में 2 पाई क्या? अरे h की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो, उतना आएगा। mvr h की वैल्यू डालो, पाई की, सॉल्व करके बता दोगे इतना आएगा जी पहली ऑर्बिट में। लेकिन अगर ऑर्बिट सेकंड है तो एंगुलर मोमेंटम डबल हो जाता है, 2h अपॉन में 2 पाई। अब आपसे कभी कभार ऐसा सवाल किया जाएगा कि क्या एंगुलर मोमेंटम एटम का फिक्स होता है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि या तो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई आता है या डायरेक्ट डबल आता है, बीच में नहीं आता है। 1.5h अपॉन में 2 पाई, 1.2h अपॉन में 2 पाई, ये सब नहीं आता है, या तो h अपॉन में 2 पाई या डायरेक्ट 2h अपॉन में 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। जब भी कोई वर्ड बोले क्वांटाइज्ड तो उसका मतलब होता है फिक्स। फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज है यानी फिक्स है। कैसे फिक्स है? फ्रीक्वेंसी किसी कलर की फिक्स होती है जो कि चेंज नहीं होती, प्लांक कांस्टेंट भी फिक्स है। तो एक कलर के फोटोन्स की एनर्जी क्या हो जाती है? फिक्स, क्योंकि उस एक कलर के लिए फ्रीक्वेंसी और एच दोनों फिक्स होते हैं। किसी एटम की ऑर्बिट क्वांटाइज होती है जी, ऑर्बिट फिक्स होती है, हर जगह ऑर्बिट नहीं होती है, या तो ऑर्बिट यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। किसी एटम का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है जी, या तो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई होता है या 2h अपॉन में 2 पाई। तो जो क्वांटाइज्ड वर्ड है, क्वांटाइज, इस जब भी उनसे कोई पूछे कि फलानी चीज क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब फिक्स है। अगर आप ऐसा बोल देंगे क्लास में तो बच्चे चुप हो जाएंगे, टीचर भी, कि मैडम इसका मतलब है फिक्स है।
थर्ड ऑर्बिट में बताना एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अगर ऐसे ही है तो थर्ड में क्या होना चाहिए? 3h/2 बस जी, 2 अबे 2 पाई, हाँ ठीक है, mvr इक्वल टू 3h/2 तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया mvr इक्वल टू nh/2 अब n क्या है? n है ऑर्बिट। अगर आपकी ऑर्बिट फर्स्ट है तो यहाँ 1 डालो, सेकंड है 2 डालो, थर्ड है 3 डालो, फोर्थ है 4 डालो, इतना आसान है। स्टेटमेंट क्या है इसकी, क्योंकि फिगर तो वहां नहीं है, सिर्फ वहां तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम में h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, जहां पर इंटीग्रल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाती है। किसी भी एटम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है, ये है एक, है ना। तो इस वाले अजम्पशन को आप 5 टाइम्स फिगर बना के लाएंगे, तैयार हो जाएंगे पूरा। एक ही क्लास में पेल दूंगा, देखना मैं सारे न्यूमेरिकल, टाइम बचाएंगे। लो स्क्रीनशॉट जल्दी। अब अगला, अब अगले अजम्पशन इजी है। अब देखो, जो फिफ्थ है उसमें ये बताया गया है, ये हाइड्रोजन एटम के बारे में है सब। फिफ्थ में ये बताया गया है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें उसकी जो रेडियस होती है वो फिक्स होती है, 52.9 पिकोमीटर। ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, हमेशा यही होती है कोई सा भी हाइड्रोजन एटम। अब तुमसे कोई कह रहा है क्या रेडियस क्वांटाइज होती है, आप कह रहे हैं अगर फिक्स ही तो होती है, यही रहती है हमेशा हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। अब पिकोमीटर की वैल्यू डाल लो, 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब देखो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस इसी से ही निकल जाती है। आप इस वैल्यू को 4 गुना कर दीजिए, डबल नहीं 4 गुना। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, ये याद करना है सब कुछ, ये मत कहना कैसे, तो 9 लिख दीजिए। यानी फॉर्मूला ये हो गया कि अगर रेडियस का नंबर n है, यानी ऑर्बिट का नंबर अगर n है, तो आपको 52.9 पिकोमीटर तो लिखना ही है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है n के स्क्वायर से। यानी अगर आप फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे हैं तो यहाँ 16 आ जाएगा, 4 चौक 16। थर्ड की निकाल रहे हैं 3 3 3 9, फोर्थ फिफ्थ की निकाल रहे हैं 5 5 25। आया फॉर्मूला समझ? रट्टा मारना है खैच खैच के। यस सर। अगला जंक्शन देखिए, ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए है, स्क्रीनशॉट। अब देखो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है E1, E1 का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? बोलना एच न्यू मत कह देना, एच न्यू तो वो एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब की जाती है। देखो मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी जेब में कितने पैसे हैं वो एक अलग मैटर है, और मेरे को किसी ने कितने पैसे दिए वो अलग मैटर है। पहले हमें किसी ने पैसे दिए थे, यानी इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, वहां एब्जॉर्ब की बात चल रही थी। यहाँ बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉन पर पहले से कितनी एनर्जी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी एनर्जी माइनस में होगी, याद रखना, ये माइनस में ली जाती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की।
-2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। क्या ये रियल वैल्यू है एनर्जी की? नहीं। सुनना इस बात को भी ध्यान से, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है एनर्जी की, ये वैल्यूज कंपैरिजन है। मतलब आप बस इतना देखिए कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने गुना बढ़ती घटती है, वो निकालने का तरीका। रियल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि एनर्जी माइनस में नहीं होती, रियल एनर्जी नहीं निकलेगी तुमसे। ये बोर्स ने जो एनर्जी की वैल्यू दी है, ये पूछ लिया जाता है, मैडम पूछ लेगी सर की एनर्जी नेगेटिव में क्यों है, तो आप कहना ये नेगेटिव में नहीं है, ये रिलेटिव एनर्जी है। जैसे एक चीज देखो, जो एटम का मास था जैसे 16U 18U, ये कोई रियल मास थोड़ी था, रियल मास ग्राम में लेते हैं हम, हमारे लिए ग्राम रियल मास है। तो वो मास क्या था? वो रिलेटिव मास था, एक दूसरे को कंपेयर किया हुआ था, किसी का 1U था, किसी का 4U था। ऐसी ये रिलेटिव एनर्जी है, एक दूसरे का कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे है देखते हैं। अगर सेकंड लेवल पे एनर्जी निकालते हो, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कूद के सेकंड पर चला जाता है, तो सेकंड लेवल पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल मल्टीप्लाई 1/4। आप बताइए एनर्जी बढ़ गई है घट गई है? सर घट गई। घट गई है। घट गई है, बढ़ गई है, बदतमीजो। अब बताना एक बात सुनो, -500 बढ़ा है या -500/4? -500/4। तो फिर माइनस लगा हुआ है ना, तो जो वैल्यू माइनस में वैल्यू कम होती है तो वो बड़ी होती है, एनर्जी बढ़ रही। कितने गुना बढ़ गई है? सर 1/4। 4.5 गुना। 4 से डिवाइड करने का यहाँ उल्टा चलेगा ना, 4 से डिवाइड होगा तो बढ़ जाएगी, माइनस में है ना तो सब उल्टा हो जाएगा। E3 -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल मल्टीप्लाई 1/9, थर्ड में 1/9 है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? En, अगर ऑर्बिट का नंबर n है तो पहले तो लगाओ माइनस, और ये इसको लिखते हैं हम RH। RH में माइनस नहीं है, RH के आगे माइनस लगा होता है। अगर कोई तुम्हें सिंपली RH लिखने के लिए कहेगा तो तुम लिखोगे 2.18 इंटू 10, माइनस नहीं लगाओगे, वो तो RH के आगे माइनस है, इंटू 1/n का स्क्वायर। अब जैसे फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है तो यहाँ RH की वैल्यू डाली, n की जगह 4 डाला, 4 चौक 16। आया ये फॉर्मूला समझ में? यस सर। अच्छा, कोई कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में क्यों दे रखी है, माइनस में तो एनर्जी होती नहीं है, तो कैसे कहो, क्या बताओगे फिर उसे? फिर क्या बोलोगे? रिलेटिव एनर्जी है। सर रिलेटिव है। कहना कि ये रियल, ये जरूर बोलना कि ये रियल एनर्जी की वैल्यूज नहीं है, ये एक दूसरे को बस ये क्या करके दिखा रहे हैं, कंपैरिजन, कि कहाँ एनर्जी ज्यादा है, कितने गुना बढ़ जाती है, थर्ड में कितने टाइम्स ज्यादा है, कंपैरिजन है ये। अच्छा, अगर ये देखो, अगर ऐसा ही है कि एनर्जी ऐसे निकालनी है, तो ये बताओ कि इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी कितनी होगी? इनफाइनाइट तक होता है लेवल, इनफाइनाइट का बहुत रोल आएगा। इनफाइनाइट का मतलब पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया, ये बात याद रखना। इससे न्यूमेरिकल होंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शब्द नहीं थे वो कई सारे, उनसे ये इनफाइनाइट लेवल है। इनफाइनाइट लेवल का मीनिंग इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया, रिमूव हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी? ई इनफाइनाइट लेवल क्या है? इनफाइनाइट -RH इंटू 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा?
तुम्हारी तो मैथ बहुत ही कैडी है। जीरो नहीं आएगा। किसी चीज को इनफाइनाइट बार डिवाइड कर दोगे भाई, किसी चीज को इनफाइनाइट बार डिवाइड कर दोगे तो इनफाइनाइट बार डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, वो चीज खत्म हो जाएगी, जीरो आएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो है? क्या तुमने फील Yes. किया कि जो अधिकतम एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, जीरो? तो क्या ये रियल एनर्जी है जीरो? बताओ, क्या ये जीरो रियल एनर्जी है? नहीं, ये कंपैरिजन है वैल्यूज का आपस में। ई इनफाइनाइट हो गया ना भाई, बताओ, फिर ये मॉडल खत्म हो गया, फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी है। Yes, sir. यस सर। तो अब इसको आप कुछ ही फॉर्मूले थे इसमें, दो चार, ऑफलाइन होता तो मैं हैंड टू हैंड याद करा देता इसे, लेकिन चलो ये, अरे ये भी बढ़िया है यार ऑनलाइन, क्या है इसमें दिक्कत? अब बच्चे कहते पूछ नहीं पाते कुछ। बड़ा तुमने बड़ा ऑफलाइन क्लासों में बहुत पूछा है, मैंने देखा है बच्चों को क्या पूछते हैं। मैं 10 साल से वहीं पढ़ा रहा हूँ, 4 क्लासों में एक सवाल पूछते हैं। कभी पूछ लिया कुछ तो पूछ लिया, कभी टेस्ट है तो बच्चा बता देता है ये चीज है सर जी ये बता दो। इसमें बस ये है कि अपना बाहर के गंदे इन्वायरमेंट से बचे। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में गंदे इन्वायरमेंट के अलावा क्या है? भीड़ भाड़, ट्रैफिक, गाली गलौज, कुछ नहीं है। मेरे को तो बहुत नफरत है इस शहर से। अगर कोई काम होता तो छोड़ के चला जाता मैं किसी दूसरे शहर में। अब सुनो, मिटा रहा हूं मैं। अब एक नई बात, एक होता है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल ये क्या चीज होती है? हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो पार्टिकल जिनमें हाइड्रोजन की ही तरह, भाई इन बातों पे ना जरा गौर रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही है या हाइड्रोजन लाइक क्या होता है, इन पे गौर रखना है। इन पे ही सवाल पूछा है, सीधा सवाल थोड़ी पूछेंगे वो कि चौथा अजम्पशन बता दो। पूछेगा व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट, क्वांटाइज का क्या मतलब होता है, एंगुलर मोमेंटम वाले स्टेटमेंट का क्या सीन है, एनर्जी नेगेटिव में क्यों है, ये सब। वो पार्टिकल जिनमें हाइड्रोजन की ही तरह एक इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल जिनमें हाइड्रोजन की ही तरह एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वो पार्टिकल हैं जिनमें हाइड्रोजन की ही तरह एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो कौन से पार्टिकल है? देखो, लिथियम, हीलियम ले लो पहले। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं तो वो He प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो अब ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है हीलियम आयन, क्योंकि इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। बहुत ध्यान से गौर करो इस बात पर। तो He नहीं, He प्लस हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z कितना है इसका? 2। प्रोटॉन तो He में भी 2 है, He प्लस में भी 2 है। इस पे फोकस करना है प्रोटॉन, ये लिखने पर अगली बार देखना। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो Li2 प्लस बन जाएगा। तो Li2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन,
4 न्यूट्रॉन, तो इसका जेड कितना है 3। और अब ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, ये नहीं ये। तो जो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं वो हाइड्रोजन में भी चल जाते हैं, Fe+ में भी, Li2+ में भी। सारी बात समझ रहे हैं? कोई पूछेगा हाइड्रोजन Yes, लाइक sir. पार्टिकल तो समझ जाओगे ना। 2 हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, एक और मैक्सिमम बोरोन है। बोरोन को और ले लीजिए। बोरोन 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। बोरोन में तो हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम है ये, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाँ बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। अबे इसे क्यों लिख रहे हो न्यूट्रॉन को, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। कितना एटॉमिक नंबर है, क्या बनाऊं इसे, बताना क्या बनाऊं इसे जो ये हाइड्रोजन लाइक हो जाए। बताओ Be पर कितना चार्ज आएगा, Plus. 3+. कितना 3 3 प्लस। प्लस। हाँ 3+ लिखो यहाँ, तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा फिर, एटॉमिक नंबर 4। तो ये 3 जिन पे सर्कल किया है, इन तीनों को बोलना है हाइड्रोजन लाइक। लेकिन जब भी आप हाइड्रोजन लाइक के लिए फॉर्मूले इस्तेमाल करें, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए फॉर्मूले, तो फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी आप हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, जो रेडियस है 52.9 पिकोमीटर n², ये तो हाइड्रोजन वाले केस में भी यही फॉर्मूला था, लेकिन जेड से डिवाइड कर देना है। जैसे आप क्वेश्चन मान लीजिए Fe+ का कर रहे हैं, तो आप रेडियस निकाल रहे हैं Fe+ की सेकंड रेडियस, तो यहां पर आपने 2 डाला, यहाँ 52.9, और यहां पर आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर डालना पड़ेगा यानी 2। अगर आप क्वेश्चन Li2+ के लिए करते हैं तो आपको जेड की जगह 3 डालना पड़ेगा। अगर आप Be3+ की जगह के लिए करते हैं तो 4 डालिए। वहीं एनर्जी का फॉर्मूला जो है उसमें जो -RH/1/n, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पर Z² और लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि हम लिथियम का क्वेश्चन कर रहे हैं, Li2+ में मुझे थर्ड ऑर्बिट सेकंड की एनर्जी निकालनी है, यानी सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है लिथियम के अंदर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मुझे उसकी एनर्जी निकालनी है। यहां डालोगे सेकंड, यहाँ RH, और यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का स्क्वायर कर देना। आया समझ? ये लास्ट बात थी, खत्म हो गया मॉडल। पहली बार ऐसा हुआ है एक क्लास में खत्म हो गया। बताओ। Yes, sir. यस सर। तो बस Yes, sir. ये सारी बातें याद करके मुझे मिलना, इसके न्यूमेरिकल करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी।